नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी यूनिट नंबर 1 के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। जब आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हुआ है, या कुछ लोग बच्चे फर्स्ट ईयर कहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों 2 सेमेस्टर होंगे। पहले सेमेस्टर का पेपर आपका नवंबर दिसंबर में होगा और दूसरे सेमेस्टर का पेपर आपका मई और जून के आसपास होगा। ठीक है, अब आपको पहले फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी कर लेनी। फर्स्ट का पेपर हो जाएगा तब सेकंड की तैयारी होगी, फिर सेकंड का पेपर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें होंगी। यानी पहले अलग टाइप के बीए होते थे, अब दूसरे टाइप का बीए होने लगा है 2022 के बाद से। नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद से सारे पैटर्न चेंज हो गए। तो उसी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा अर्थशास्त्र के बारे में, यानी अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। बीए का प्रथम सेमेस्टर, उसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, उसके इकाई संख्या 1। और बेसिकली समझे तो हम ये चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 1 में दोस्तों कई सारे चैप्टर्स हैं। कोशिश रहेगी कि अधिकतर या सभी सब्जेक्ट को कवर एक ही वीडियो के माध्यम से किया जाए। इकाई संख्या 1 को एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाए। 2027-28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि हर एक यूनिट के एमसीक्यूज भी हमने रखे हैं, यानी जैसे इकाई संख्या 1 समाप्त होगी, इसके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैंड रिटन तौर पर बनाए गए हैं आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं और आपको मैं समझाने का प्रयास भी सरल भाषा में ही करूंगा। परीक्षा आपकी लिखने वाली आ रही है, लिखित वाली, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसकी भी बेटर तैयारी, यानी कि लिखने वाली तैयारी हो चाहे वो ऐसी तैयारी हो, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम आपको नोट्स दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार नोट्स आपके लिए किस पैटर्न से, किस तरीके से आपके लिए सेट किया गया है। ये दोस्तों है आपका नोट्स, देखिए पेज नंबर 1, इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ये आप देखिएगा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में कई सारे चैप्टर्स हैं, तो ऐसे ही नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप देखेंगे बढ़िया तरीके से नोट्स को बहुत ही बारीकी के साथ सेट किया गया आपके लिए, ताकि आप इन चीजों को सही तरीके से समझ पाए, पढ़ पाए। आपको दिखाई पड़ा होगा कोई भी चीज जब आपको देखेगी तो उदाहरण के माध्यम से सरल भाषा में, चित्रात्मक शैली में चीजें आपको मिलती रहेंगी। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे यूनिट के नोट्स ऐसे ही आपके लिए तैयार किए गए हैं। सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे। कैसे नोट्स को प्राप्त करना है इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, हालांकि जानकारी ही ले लीजिए। जैसे अगर आप जो है बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके सभी नोट्स को प्राप्त करें, यानी कि आपको किताब या सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। 9984-039-139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों। क्या एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर? इस नंबर पर आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में हैं। ठीक है, ये लिख करके भेज दीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दोस्तों मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई है। जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, इस नंबर पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, जो पुरानी वीडियोस है उनकी लिंक भी मिलती रहेगी। और इसके साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी यूनिट के, यानी कि 8 इकाई है, जैसे अर्थशास्त्र में 8 इकाई है, तो 8 इकाइयों के, यानी कि 8 यूनिट्स, ठीक है, 8 इकाई बोले, 8 इकाई, एक इकाई में 4 से 5 सब्जेक्ट होते, 4 से 5 पेपर होते हैं। तो 8 इकाइयों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसे जिस तरीके के नोट्स मैंने आपको पीछे अभी दिखाए। ठीक है, तो ये सभी इकाइयों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका मतलब इकोनॉमिक्स के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी या हिस्ट्री, अदर कोई सब्जेक्ट आपका और भी है, यानी कि जैसे 3-4 सब्जेक्ट आपके होंगे, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी इसी 100 रुपए फीस में आपकी करवा दी जाएगी। सभी यूनिट के नोट्स, वीडियो, ये सब आपको मिलते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और एप्लीकेशन कोई डाउनलोड नहीं करना है आपको, क्योंकि एप्लीकेशन पर अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, व्हाट्सएप पर ही पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, एप्लीकेशन नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक आएगी क्लास की, वही उसी को आपको देखना है और पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर ये है दोस्तों कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा इसी 100 रुपए फीस में। अब यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर।
अगर इकट्ठा आप फीस जमा करते हैं तो आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी फीस जमा करेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा। फिर बाद में जब फर्स्ट का पेपर हो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर के बाद से, फिर अगले जनवरी से आप जो है 2027 से आपको गुरुजी सेकंड सेमेस्टर में हमको जोड़ना है, तो फिर आपका 100 रुपए फीस लगेगा। तो ऐसे में आपका बार बार 100 रुपए फीस ना लगे, इसके लिए अगर इकट्ठा आप फीस जमा करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का एक साथ, तो आपका वैसे तो 200 रुपए लग जाएगा 2 सेमेस्टर का, लेकिन इकट्ठा जमा करने पर केवल और केवल 150 रुपए आपके लिए फीस है। इसमें भी 50 रुपए आपके लिए कम कर दी गई, यानी कि 200 रुपए की फीस अब 150 रुपए में उपलब्ध है आपके लिए। हैंड रिटेन नोट्स के साथ आंसर सीट, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की तमाम सारे प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, 150 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कर दीजिए, जुड़ जाइए। मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का, यानी एक साल तक की फीस, एक साल की फीस दोस्तों सभी सब्जेक्ट की मात्र 150 रुपए है। ये बड़ी बेटर चीज है। जैसे आप एक सब्जेक्ट की आप मार्केट में से सीरीज खरीदेंगे दोस्तों, सीरीज नोट्स आते हैं, तो 60 रुपए का एक सब्जेक्ट का आपका नोट्स आता है, तो 5 सब्जेक्ट के नोट्स कितने के हो जाएंगे, 300 रुपए के आपके नोट्स आप जो है खरीदेंगे। लेकिन वही 100 रुपए अगर आप केवल लगाएंगे तो 100 रुपए में आप पूरा 5 सब्जेक्ट के जो है नोट्स हमारे यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहेंगे। पिछले 5 से 6 वर्षों से 7 वर्षों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट को लगभग पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस आपका राजस्थान विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, और तमाम प्रकार के अन्य विश्वविद्यालय में भी यही चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर। ठीक है, अगर आप जैसे देखते हैं, और 2 सेमेस्टर में फी कितना हो जाएगा आपके सीरीज का दाम 600 रुपए, और केवल 150 रुपए में आपको मिल जाता है, तो यानी 450-500 रुपए की आपकी बचत हो जाती है। तो ये आपके लिए बेटर तरीका है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे आपके लिए ही जो है घाटा रहेगा। 9984 039 639 तुरंत एसएमएस करें व्हाट्सएप पर और जुड़ जाए। ध्यान रखेंगे गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आपके पास आप नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम, तो आपके घर में कोई भी चलाता हो तो आप उनसे भी फीस जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस नंबर से जुड़ना हो उसी नंबर से एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आप थोड़ा सा और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझे दोस्तों, इकाई संख्या 1 की अगर बात की तो इसमें आपको पढ़ना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स को दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म माने होता है छोटा अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखें, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्ययन से संबंध रखता है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक होता है आपका स्थूल अर्थशास्त्र। ठीक है, समझते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो दोस्तों होता है, यह एक प्रकार से पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। और स्थूल अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को दोस्तों माइक्रो, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्थूल अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके बारे में हम सेकंड सेमेस्टर में अध्ययन करेंगे। आप आज के वीडियो के माध्यम से या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी छोटे अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करना होता है। स्थूल अर्थशास्त्र को आप समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं इसको दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हैं, यहाँ हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अर्थ को समझते हैं दोस्तों। हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ। देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र उस शाखा का नाम है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों, जैसे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना हो गया, किसी उपभोक्ता के बारे में अध्ययन करना हो गया, ये सब छोटा अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। किसी फर्म यानी कंपनी के बारे में, किसी उद्योग के बारे में, किसी बाजार के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार, उनके निर्णय तथा संसाधनों के आवंटन का क्या करता है, विश्लेषण करता है। कौन? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाई होती हैं, बड़े लेवल पर नहीं, सामूहिक रूप से नहीं, ये पर्सनली जो है कहीं ना कहीं पे अध्ययन करने का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी उपभोक्ता, किसी फर्म, किसी उद्योग या किसी बाजार के बारे में डीपली अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार, उनके निर्णय और संसाधनों के आवंटन का विश्लेषण करता है। सामूहिक तौर पर कौन करता है? समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि राष्ट्रीय आय का आकलन करना हो तो वो कौन करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। ठीक है, परिभाषाओं को अगर हम देखें थोड़ा सा, परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है अपने अपने हिसाब से। प्रोफेसर JL मेहता कहते हैं
कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र उस विज्ञान का नाम है जिससे किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी अर्थव्यवस्था के जो व्यक्तिगत इकाई हैं, जैसे किसी फर्म, किसी व्यक्ति, किसी कंपनी का एक पर्टिकुलरली अध्ययन किया जाए और उसके इकोनॉमिक बिहेवियर का अध्ययन किया जाए। बेसिकली ऐसे शास्त्र या ऐसे विज्ञान को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर लायनल रॉबिन्सन कहते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है, यानी वह टुकड़ा है अर्थशास्त्र का जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के संसाधनों के आवंटन का तथा आय के वितरण का अध्ययन करता है। यानी कि ये राष्ट्रीय आय की बात नहीं, बल्कि ये जो है प्रति कैपिटा इनकम की बात नहीं, कि ये प्रति व्यक्ति आय की बात करता है। ठीक है, यह एक प्रकार से संसाधनों के आवंटन, किस व्यक्ति को कितने संसाधन मिले इसके आधार पर, ठीक है, ये मतलब एक इकाई के बारे में अध्ययन करता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन कहते हैं। प्रोफेसर स्टोन साहब कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, यानी कि जो पर्टिकुलर जो कंज्यूमर्स हैं, जो व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं, उनको और उत्पादकों के निर्णयों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, उत्पादकों के निर्णयों और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं। ठीक है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीजों को बताया है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं को अगर थोड़ा सा गौर फरमाए तो यह अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या करता है, ये अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमी में जो छोटी इकाई होती है, छोटी छोटी चीजों के बारे में उसका अध्ययन करता है। दूसरी विशेषता लिख सकते हैं, इसमें व्यक्तियों, उपभोक्ताओं, फर्मों और उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर बल देता है। संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और उसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में हमको बताता है। इसके साथ साथ यह जो होता है दोस्तों, ये प्राइस जो है मैकेनिज्म, यानी कि ये कीमत तंत्र पर काम करता है। ठीक है, और इसमें मांग, पूर्ति, मूल्य का निर्धारण, बाजार संतुलन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका, मांग किसे कहते हैं, मांग कैसे डेवलप होती है, मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है। ठीक है, मूल्य निर्धारण कैसे होता है, किसी वस्तु का मूल्य कैसे डिसाइड होता है, कब मूल्य बढ़ेगा कब घटेगा, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। बाजार, एकाधिकार बाजार से लेकर के, ठीक है, और वो क्या नाम होता है, कंपटीशन वाला बाजार, सभी के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। तो आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताओं को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों, परिभाषा विशेषताओं को समझने के बाद में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व पर फोकस करेंगे। अब इसके महत्व को हम ध्यान से आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला महत्व इसका है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व। यह सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समझ प्रदान करता है। यानी सीमित साधन है, यानी कम साधन है, और उन कम साधनों का प्रयोग करके अच्छा से अच्छा, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में हम उपयोग कर पाए। जैसे आपकी 1 किलो चीनी है, उसमें आप 15 दिन चाय बनाते थे, अब उसी 1 किलो चीनी में 1 महीने चाय बनानी है, तो अर्थशास्त्र वहां पर काम आता है। ठीक है, यानी कि अब ये चीजें, यानी सर्वोत्तम उपयोग, सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समझ कौन प्रदान करता है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रदान करता है। इसके अलावा यह उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। क्या होता है, उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने में सहायक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके अलावा यह फर्म के उत्पादन एवं लागत के निर्णयों को समझाता है। ठीक है, क्या समझाता है, फर्म का उत्पादन, यानी कंपनी, कोई कंपनी है वो कितना उत्पादन कर रही है और उस कंपनी में कितना लागत लगा हुआ है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनने में कितना लागत लगी हुई है, कितना पैसा हमने व्यय किया हुआ है और उसका उत्पादन जो है कितना होता है, इनके निर्णय को समझाता है। यह मूल्य निर्धारण तथा बाजार संतुलन को समझने में सहायक होता है, तो यह भी इसका महत्व है। इसके अलावा यह सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में आधार होता है, यानी सरकार जब कोई आर्थिक नीति बनाती है, ऐसे में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सहारा सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेना पड़ता है। इसके अलावा अगला महत्व है कि यह हमारे दैनिक जीवन के आर्थिक निर्णयों में सहायक होता है। अगर हम दिन प्रतिदिन जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में इसका भी एक हिस्सा होता है, महत्व होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र की अगर हम छोटा सा सिनेरियो समझे, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोस्तों पहले लिखेंगे उपभोक्ता का व्यवहार, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर, ये जो खरीदार होता है, उपभोक्ता होता है, उसका बिहेवियर इसमें हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई,
पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो टिका हुआ है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर ही टिका हुआ है। तो मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, बाजार संरचना एवं मूल्य निर्धारण, ये सब भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। उत्पादन का सिद्धांत हो गया, ठीक है, लागत और राजस्व का सिद्धांत हो गया, बाजार संतुलन हो गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र हो गया। ये सब चीजें दोस्तों आप देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। उत्पादन कैसे होगा, कितना लागत होगा, कितना टैक्स वगैरह होगा, पूरा चीज इसमें बताएगी। बाजार का संतुलन कैसे स्थापित करना है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, इन सभी चीजों का ये सब विषय क्षेत्र है। ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो कि आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का विषय क्षेत्र से तात्पर्य सीधा सीधा उसके अंदर जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उससे ही अध्ययन किया जाता है, उसी के बारे में। ये इसका विषय क्षेत्र हो गया, ठीक है। प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिया है, उनके बारे में समझते हैं, जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपूर्ति का सिद्धांत दिया इन्होंने और अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया। दूसरे हैं डेविड रिकार्डो, लागत का सिद्धांत दिया, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया इन्होंने। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर फोकस किया और उपयोगिता सिद्धांत के बारे में बताया। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अल्फ्रेड मार्शल साहब आंशिक संतुलन का सिद्धांत देते हैं, उपभोक्ता अधिशेष की बात करते हैं। आर्थर पीकू महोदय कहते हैं, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और बाह्य प्रभाव, ये तमाम प्रकार के सिद्धांतों को दिया इन विद्वानों ने, ठीक है। तो ये सारे विद्वान जो अर्थशास्त्री हैं, ये कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित अर्थशास्त्री रहे हैं। आप इस चीज को एकदम से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर मैंने आपको चीजों को बताया, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र दोस्तों इस माने नहीं छोटा अर्थशास्त्र होता है और स्थूल माने बड़ा, यानी कि ये बड़े अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, जो कि सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से होता है, पहली बात। दूसरी बात, मांग, पूर्ति, संतुलन, लोच आदि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रमुख विषय हैं जिनका अध्ययन हम आगे चल करके करते रहेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे कि पुनरुत्पादन वस्तुएं, समानता बाजार में उपलब्ध होती वस्तुएं, ठीक है, पुनः मतलब की जो होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस जो है अगला जो टॉपिक है आपका, तो यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का आपने परिचय, विषय, स्कोप, क्षेत्र सब कुछ समझ लिया। अब दूसरा चैप्टर आपका, तो इसमें कई सारे चैप्टर। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको दोस्तों? दूसरे चैप्टर में आपको दुर्लभता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? आपको इसमें दुर्लभता के बारे में पढ़ना होता है। तो दुर्लभता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दुर्लभता के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है दोस्तों, हर एक चीज आपको बताने का प्रयास मैं करता रहता हूं और चीजें आपकी बिल्कुल समझ में भी आती हैं, ठीक है। तो घबराने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा और बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको बता रहा हूँ। कहीं पर आपको ना तो जाने की जरूरत है, ना ही भटकने की जरूरत है। सारी चीजें एक ही जगह पर आपको मिल जा रही हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप एक ही जगह पर सब कुछ आप प्राप्त कर पा रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो दुर्लभता क्या है इसको समझते हैं। दुर्लभता, दुर्लभता मतलब क्या? तो दुर्लभ, दुर्लभ माने कठिन, ठीक है। आप समझते हैं, दूसरा चैप्टर है ये दुर्लभता। देखिए, मानव की इच्छाएं असीमित होती हैं, ठीक है, जबकि साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों में से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। साधनों की यही सीमितता दुर्लभता कहलाती है, क्योंकि दुर्लभ है चीजें। अब उसी दुर्लभता में हमको चुनाव क्या करना होता है कि हम किन चीजों का चुनाव पहले करें, किन चीजों का चुनाव बाद में करें, ठीक है। दुर्लभता के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब दुर्लभता की परिभाषाओं को समझेंगे तो और क्लियर होगा कि दुर्लभता वास्तव में है क्या, ठीक है। यहाँ पर समझते दुर्लभता की विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हमने रखी हैं। जैसे प्रोफेसर LR हिंस नाम के एक विद्वान है अर्थशास्त्री, वो कहते हैं कि दुर्लभता का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपेक्षित मात्रा की तुलना में उसकी उपलब्ध मात्रा का कम होना। यानी कि जितनी जरूरत है उससे उसकी मात्रा कम है। यानी कि अगर 4 किलो चीनी की आवश्यकता है आपको और 2 ही किलो चीनी उपलब्ध है, तो ये दुर्लभता हो जाएगी, ठीक है। प्रोफेसर काउट्ज महोदय कहते हैं कि जब मानव की इच्छाएं साधनों की उपलब्धता से
अधिक हो जाती है, यानी मनुष्य की इच्छाएं ज्यादा हैं और साधनों की उपलब्धता कम है, यानी संसाधन कम है और मनुष्य की इच्छा ज्यादा है, असीमित इच्छा है, सीमित संसाधन है, ठीक है, तब वहां पर दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है कि कैसे इसको मैनेज करें, कैसे चुनाव करें कि हमको किसका उपयोग करना है और कैसे। रॉबिन्सन साहब कहते हैं कि दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ होती है। अगर दुर्लभता ना हो, संसाधन पर्याप्त हो, तो उसमें एक प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। इसी कारण से चुनाव आवश्यक हो जाता है। दुर्लभता में चुनाव इसलिए आवश्यक होता है, मान लेते हैं आपको दोस्तों 4 किलो चीनी की आवश्यकता थी और आप 2 ही किलो चीनी खरीद पा रहे हैं, तो 2 किलो चीनी में मान लेते हैं कि आपको जो जरूरी है, जैसे चाय बनाना जरूरी है या फिर जो भी जरूरी है उसके लिए आप चीनी यूज करें, बिना मतलब कि अब चीनी का आप दिन भर आप शरबत घोर करके पीते थे पहले, तो उसको बंद कर दे। नहीं, जब मान लेते चाय पीना जरूरी है तो आप शरबत थोड़ा सा बंद कर दे, या जो भी चीजें हैं उसको बचा करके रखें, नहीं जो चीजें जरूरत मतलब जिनकी जरूरत ज्यादा है उसका उपयोग करें, जिनका जरूरत कम है उसका उपयोग ना करें, ठीक है। इसी में चुनाव आता है, दुर्लभता की वजह से चुनाव करने की समस्या सामने आती है। अब दुर्लभता के कारण को समझ लेते हैं कि दुर्लभता क्यों आती है। देखिए, मानव की इच्छाएं असीमित है, इसीलिए दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि प्राकृतिक साधन सीमित होते हैं, तो इन्हीं सीमित साधनों का प्रयोग करके असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। ऐसे में चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। नहीं किसका, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है, जैसे मुझे मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए हैं और मुझे सब्जी लाना है, ठीक है, और मुझे सब्जी भी लाना है दोस्तों 20 रुपए में, और 20 रुपए में ही मुझे दोस्तों अपने लिए समोसा खाना है। तो सब्जी लाना जरूरी है कि समोसा खाना जरूरी है? दोस्तों सब्जी लाना जरूरी है। 20 रुपए की हम सब्जी खरीद लेंगे, अगर बच रहा है पैसा तो हम समोसा खाएंगे, पैसा नहीं बच रहा है तो हम लौट आएंगे सब्जी लेकर के, क्योंकि सब्जी को हम प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो यहीं पर चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो चुनाव उसी का करते हैं जिस जो अच्छी मतलब कि जो ज्यादा वरीयता वाली होती है, जिसकी उपयोगिता ज्यादा होती है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से लगातार दुर्लभता भी इसके जो है केस बढ़ रहे हैं। संसाधनों का असमान वितरण है, संसाधन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम कहीं पर है ही नहीं। इस तरीके से असमान वितरण से संसाधनों के दुर्लभता उत्पन्न हो सकती है। प्रौद्योगिकी का सीमित विकास है, टेक्नोलॉजी उतनी जबरदस्त नहीं है, ये भी दुर्लभता का एक कारण है। और वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होना, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम बनाते हैं तो उसकी जो उत्पादन लागत है, किसी वस्तु को बनने की जो लागत होती है उसी को उत्पादन लागत कहते हैं। तो उस उत्पादन लागत उसकी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए उसको महंगे दामों में बेचा जाता है। यह भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दुर्लभता की वजह से ही, मतलब दुर्लभता के ये कारण होते, तो ये सब कारण जो होते दुर्लभता को प्रभावित करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों दुर्लभता किसी एक जगह नहीं बल्कि सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर व्याप्त है, अर्थात हर समाज और हर समय में दुर्लभता विद्यमान रहती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसी दुर्लभता को ही समाप्त करने के लिए चुनाव एक जो है विकल्प के सामने आता है। चुनाव क्या है? चॉइस, ठीक है। अब दुर्लभता के कारण मनुष्य को उपलब्ध सीमित साधनों में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनना पड़ता है, इसे ही चुनाव कहते हैं। चुनाव के बिना आर्थिक समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दुर्लभता, बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य की रहती हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है वो चुनाव पर डिपेंड करता है कि भाई आपको जरूरत ज्यादा क्या है। दुर्लभता आपकी हो गई, क्या होती है? आप चुनाव समझिए। तो ये सब एक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनके माध्यम से आप चीजों को समझ पाएंगे। यही सब नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, ज्यादा इसको पढ़ने की उतना आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। चुनाव की विद्वानों की परिभाषा चुनाव की देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्सन कहते हैं कि चुनाव का अर्थ उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। यानी जैसे आपके पास मान लेते हैं जो है वही मैंने बताया, जो 20 रुपए हैं तो उसमें समोसा खाएंगे कि पहले सब्जी लाएंगे, तो पहले सब्जी लाएंगे, बचेगा तो समोसा खाएंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं आपको जो है जैसे मतलब बीए का पेपर आपका उसी दिन आ गया और उसी का दिन आपका यूपीएससी का पेपर आ गया, यूपीएससी नहीं मान लेते हैं, एसएससी का पेपर आ गया, ठीक है, या कोई भी छोटा पेपर 10+2 एसएससी 10+2 का पेपर आ गया जो इंटर के पास बाद होता है, तो आप जो है एसएससी का पेपर देने चले जाते हैं और बीए का पेपर आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बीए के पेपर की वरीयता कम है और जो है एसएससी की ज्यादा है, या कभी कभी आप एसएससी का पेपर छोड़ देते, तैयारी नहीं होती है, तो जिसकी वरीयता ज्यादा होती है, जो उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है उसका आप चुनाव कर लेते हैं, और जो जरूरत नहीं होती उसको आप छोड़ देते हैं। ये सब चीजें हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि चुनाव का अर्थ है कि विभिन्न उपयोगों में से किसी एक उपयोग का चयन करना जो ज्यादा जरूरत हो जिसकी, ठीक है, आपके लिए। तो पीगू क्या कहते हैं? चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये परिभाषाओं को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
चुनाव की विशेषताओं की अगर बात की, चुनाव की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। चुनाव की समस्याएं देखिए, यह आवश्यक होता है, चुनाव आवश्यक होता है, किसी भी काम को करने के लिए आपको चुनाव जरूरी होता है। तुलनात्मक होता है चुनाव, क्योंकि दो चीजों में तुलना की जाती है, क्या जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी ज्यादा है, और फिर उसके अंदर जिसकी इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है उसको हम ले लेते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंट कम होती है उसको हम नहीं लेते हैं। या त्याग से जुड़ा हुआ है चुनाव, ठीक है, एक चीज को त्यागना पड़ता है। विवेकपूर्ण होता है, जो किसमें अपने बुद्धि माइंड का प्रयोग करके आपको यह तय करना होता है, यह ज्ञात करना होता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए जरूरी है और कौन सी वस्तु उतनी जरूरी नहीं है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं पे आपको क्या करनी पड़ती है दोस्तों, आपको खुद ही चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में विवेकपूर्ण निर्णय आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यह अनिवार्य रूप से दुर्लभता से उत्पन्न होती है, यानी कि दुर्लभता से ही उत्पन्न होने वाली एक जो है समस्या होती है, चुनाव करने की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीजें, दुर्लभता और चुनाव के बीच में क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा सा अगर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्लभता के कारण ही चुनाव आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यदि साधन असीमित हो तो चुनाव की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर साधन सीमित होते हैं तब चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। अगर बहुत सारे संसाधन है तो ऐसे में चुनाव की समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। जैसे आपके पास अगर वहीं पर 100 रुपए है, तो आप चाहे तो समोसा खाएं, चाहे पिज्जा खा ले जा करके, और चाहे सब्जी ले आए, तीनों कर सकते हैं। आप जो है मान लेते हैं पिज्जा नहीं, आप समोसा खा लेते हैं 20 रुपए का, ठीक है, आप जो है 40 रुपए का सब्जी ले आते हैं, और आप 40 रुपए अपने जेब में रख लेते हैं आगे के खर्चे के लिए। तो जब आपके पास संसाधन है, पैसे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब संसाधन ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उपयोग करेंगे। दुर्लभता जहां होती है वहीं आर्थिक समस्या होती है दोस्तों, और वहीं पर चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। जब भी दुर्लभता होगी, यानी सीमित संसाधन होंगे, असीमित इच्छाएं होंगी, दुर्लभता उत्पन्न हो गई, उसी दुर्लभता की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसी आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव आवश्यक हो जाता है। अगर चुनाव सही कर लेते हैं तो ये आर्थिक समस्या कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी टल जाती है। ये होता दोनों में संबंध दोस्तों, जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब चुनाव की परिभाषा आपकी हो गई, ये सब हो गया। अब उदाहरण के रूप में आप समझने का प्रयास करें कि मान लेते दोस्तों, यहां पर आप देखें उदाहरण के रूप में कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। आप चाहे तो उसे पुस्तक खरीद सकते हैं या कपड़े खरीद सकते हैं, परंतु दोनों नहीं खरीद सकते 100 रुपए में। यहाँ पुस्तक खरीदने पर कपड़े का त्याग करना पड़ेगा, और कपड़े खरीदने पर पुस्तक का त्याग करना पड़ेगा। यही दुर्लभता और चुनाव का वास्तविक उदाहरण समझ सकते हैं। 100 ही रुपए में अब दोनों में से एक ही चाहिए, तो पुस्तक खरीद लो या कपड़े खरीद लो। अगर आपके पास दोस्तों कपड़े पहनने के लिए नहीं, तो पहले वरीयता आप कपड़े को दे देंगे। पुस्तक तो जब कपड़े पहन लेंगे, फिर बाद में कमाएंगे, फिर पुस्तक आप खरीद लेंगे। या आपके पास कपड़े हैं, 2-3 टी शर्ट है आपके पास, काम चलाओ है, तो आप कपड़े रोक करके आप पुस्तक खरीद लेंगे, कपड़े नहीं खरीदे, कपड़े बाद में आप खरीद लेंगे। दोनों चीजें आप खरीद सकते हैं, लेकिन अब वहां पर क्या, यहाँ पर चुनाव की समस्या आएगी। अब चुनाव में विवेक क्या आपका काम करेगा, भाई 100 रुपए में हमको पहले पुस्तक लेनी चाहिए कि किताब लेनी चाहिए। अब आपके पास कपड़े पहनने के लिए कुछ भी नहीं, बनियान पहन करके आप खरीदने गए हैं, तो आप टी शर्ट पहले खरीद लीजिए, क्योंकि आप बनियान पहन के कब तक घूमेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 टी शर्ट घर में रखे हैं अलमारी में, तो आप पहले किताब खरीदेंगे, टी शर्ट आप बाद में ले लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर। दुर्लभता और चुनाव अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं हैं। चुनाव का संबंध त्याग से होता है, दुर्लभता सार्वभौमिक और शाश्वत होती है, हमेशा से होती है। ये दुर्लभता के कारण ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, और आर्थिक समस्या को चुनाव के द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने समझ ली दोस्तों। तो ये रहा आपका अगला चैप्टर, दुर्लभता। एक चैप्टर आपका आ गया चुनाव की समस्या, दूसरा चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर आपका था, तो ये 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। ये सब टॉपिक में मैंने करके रखे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अवसर लागत क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, अवसर लागत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। अवसर लागत दोस्तों, अवसर लागत, अवसर जान प्रीति अति गाढ़ी और सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। अवसर के हिसाब से जो कास्ट डिसाइड होती, लागत डिसाइड होती, वो होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं इसको। ठीक है, जब किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में नहीं किया जा सकता, तो है तो छोड़ी गई दूसरी वस्तु सर्वोत्तम वस्तु के त्याग को अवसर लागत कहते हैं, या त्याग की हुई सर्वोत्तम वस्तु का मूल्य होता है। यानी क्या होता है अवसर लागत, क्या है, जैसे जब किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए, यानी किसी एक वस्तु का उत्पादन करना है आपको, तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में नहीं किया जा सकता है। तो छोड़ी गई जो, मतलब जिसको आप छोड़ दीजिए कि भाई इसका उत्पादन करना है, इसका नहीं करना है, जो छोड़ी गई दूसरी वस्तु सर्वोत्तम वस्तु होती है, उसके त्याग को अवसर लागत कहते हैं। यानी कि आपने जो त्यागा है, यानी कि मान लेते हैं दो चीजें हैं, अवसर लागत है यानी कि किस चीज का उपयोग आप करेंगे, किस चीज का नहीं करेंगे। त्याग की हुई वस्तु सर्वोत्तम वस्तु का मूल्य होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अवसर लागत वही चीजें होती है।
अवसर लागत की मुख्य बात ये है दोस्तों कि यह वास्तविक लागत नहीं बल्कि अवसर की लागत होती है। ठीक है, यह त्याग पर आधारित होती है। हर चुनाव में अवसर लागत निहित होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप चुनाव करते हैं कि भाई क्या जरूरत से ज्यादा, क्या जरूरत किसकी है, उसका आप चुनाव करते हैं। दो चीजें हैं तो आप उसमें चुनाव करते हैं। आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, ये अवसर लागत। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अवसर लागत के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे तो अवसर लागत की परिभाषाओं को पढ़ेंगे और क्लियर होगा। फिर आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि अवसर लागत होती क्या है। देखिए, प्रोफेसर लॉबिन्सन कहते हैं, रॉबिन्सन, कि अवसर लागत किसी वस्तु का त्याग करके प्राप्त की गई सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु का मूल्य होता है। यानी जैसे मान लेते हैं कोई किसी वस्तु का त्याग किया गया आपने, जैसे मान लेते हैं दो चप्पल आपके थे, मतलब कि जो जो भी चीज मान लीजिए, किसी वस्तु का त्याग किया आपने और फिर उसके उसी वस्तु के आधार पर या उसी वस्तु के हिसाब से आपने सर्वोत्तम विकल्प उसका चुनाव कर लिया और विकल्प का वस्तु जो है उसका मूल्य जो होता है उसी को जो है अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर आर जी डेविस कहते हैं कि अवसर लागत वह है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प के त्याग के रूप में चुकानी पड़ती है। ठीक है, वो होती है दोस्तों अवसर लागत। प्रोफेसर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफेसर स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अवसर लागत उस उपयोग का मूल्य है जिसे त्याग करके किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है। क्या क्या आता है, यानी जैसे उस उपयोग का मूल्य होता है जिसे त्याग करके किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है। यानी ऐसा मूल्य जिसको त्याग करके आप जिसको छोड़ करके किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, दो विकल्प में से चुनाव कर लेते हैं और जो अच्छा चुनाव होता है वो अवसर लागत वहां पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस चीज को मान लें, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, इसीलिए मैं उदाहरण नहीं समझा रहा था। देखें, अवसर लागत को समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 4 घंटे का समय है। कितने घंटे का दोस्तों, आपके पास 4 घंटे का समय है मान लेते हैं। आप चाहे 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं लगातार, ठीक है, या 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा करके आप 400 कमा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 4 घंटे खुद पर खर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो उसी 4 घंटे का उपयोग करके दोस्तों, 4 ही घंटे आपके पास है, 4 घंटे आप चाहे तो खुद पढ़ाई कर सकते हैं जिससे आप कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, लेकिन वही 4 घंटे में अगर आप ट्यूशन पढ़ाएंगे तो 400 रुपये आप कमा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने पढ़ाई करने का निर्णय लिया तो ट्यूशन पढ़ा करके जो आपने 400 रुपये कमाए जा सकते थे आपके द्वारा, वह आपकी अवसर लागत होगी। यानी कि 400 रुपये आप नहीं कमा पाएंगे अगर आप पढ़ानी मतलब की खुद की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और अगर आपने उसी अवसर पर 400 रुपये मतलब 4 घंटे आपने 400 रुपये मतलब पढ़ा दिए, 400 रुपये आपने प्राप्त कर लिए, तो 400 रुपये आपके अवसर लागत हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस उदाहरण में अवसर लागत कितनी है, 400 रुपये है। यानी कि 400 रुपये अगर आप चाहें तो उसी 400 रुपये, जैसे मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसी वीडियो के स्थान पर क्या है, अब मैं लंबी वीडियो बना रहा हूं, चाहूं तो इसी वीडियो को छोटा छोटा करके, जैसे अवसर लागत को एक चैप्टर में पढ़ा दूं, चुनाव को एक चैप्टर में, दुर्लभता को एक चैप्टर में पढ़ा दूं, उदासीनता वक्र को दूसरे चैप्टर में पढ़ा दूं, तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, कई सारी वीडियोस बन जाएंगी और यूट्यूब पर मैं जो है पैसा कमा लूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता रहा हूँ, तो जैसे 1 घंटे की वीडियो में 15-15 मिनट की 4 वीडियो बनाता, लेकिन मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यानी कि वो मेरी अवसर लागत चली गई। वहां पर ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन लंबी वीडियो से आप उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं इसको बनाता हूं ताकि आप इस चीज को समझें। ठीक है, तो अवसर लागत ये होती है। अब पांचवा चीज आप समझ लीजिए थोड़ा सा, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो एक प्रकार से वक्र होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र दोस्तों क्या होता है ये, देखिए, जब अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित हो और उनका पूरा पूरा उपयोग हो रहा हो, यानी संसाधन कम भी है, सीमित है और उनका पूरा उपयोग भी हो रहा है, तब किन्हीं दो वस्तुओं की विभिन्न संयोजनों के अधिकतम उत्पादन को दर्शाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की अगर बात की क्या होता है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित हो तो उनका पूरा पूरा उपयोग भी हो रहा होता है, तो किन्हीं दो वस्तुओं को हम इकट्ठा करते हैं और विभिन्न संयोजनों के अधिकतम उत्पादन को दर्शाने वाला जो वक्र होता है उसी को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं की अगर बात की दोस्तों, तो कुछ मान्यताएं यहाँ पर हमने लिख रखी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग होता हो या तकनीकी रूप से स्थिर होता है। ठीक है, मतलब यह तकनीकी रूप से स्थिर होता है।
ठीक है। अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन के साधन विभिन्न उद्योगों के बीच गतिशील नहीं होते हैं। ये सब उत्पादन संभावना वक्र में आपको दिखाई पड़ता है। संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव नहीं है, असंभव होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। यानी कि संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव नहीं। संसाधन इसमें जो है उदासीनता वक्र में क्या होता है, संसाधनों का अपूर्ण उपयोग, असंभव क्षेत्र, ये आप देखते हैं यहाँ पर ये चीज है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको चीजें बताई गई। वस्तु की मात्रा यहाँ पर x दिखाई गई है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र है क्या वास्तव में। देखिए, यह मूल बिंदु से निकलती है और पुनः मूल बिंदु पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह वक्र दाईं, यह वक्र बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर
आगे बढ़ते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। यहाँ पर आर्थिक निर्णय राज्य के द्वारा ही होता है, यानी कि यहाँ पर सरकार सारे कामों को करती है। समानता, सामाजिक न्याय और कल्याण जो होता है, इसका उद्देश्य को ध्यान में रख करके समाजवादी राज्य काम करते हैं। लाभ नहीं अपितु सामाजिक कल्याण मुख्य लक्ष्य होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। जैसे कि रूस, पूर्व रूस में यही व्यवस्था थी, चीन वगैरह में यही व्यवस्था काम करती है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एक चीज के बारे में फिर से देखने का प्रयास करेंगे। तीनों आर्थिक व्यवस्थाओं की अगर तुलना करते हैं, अच्छा मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने आपको अभी बताया ही नहीं। तीसरी अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। राज्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता होती है। यानी जो आवश्यक है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो सेवाओं की चीजें हैं, उनका उत्पादन सरकार करती है और यानी सरकारी चीजें होती हैं। और अन्य क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र जो होते हैं उनको छूट मिल जाती है कि वो जो है प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के गुणों का समन्वय करती है, यानी कि उनकी हानियों को दरकिनार करती है और केवल उनकी क्वालिटी को, यानी समाजवाद की क्वालिटी को और पूंजीवाद की क्वालिटी को, दोनों क्वालिटी को मिला करके बनाई गई है। उदाहरण के रूप में जैसे भारत अपना जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। फ्रांस, जर्मनी, इन सभी में सरकारी चीजें भी है और प्राइवेट चीजें भी है। एक तो लाभ कमाने के लिए और दूसरा जनता का कल्याण करने के लिए। ठीक है, अब तीनों की अगर हम विशेषताओं को, तीनों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले तुलना आधार देखें। स्वामित्व, पूंजी आदि अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का होता है तो कोई व्यक्ति मुखिया होता है उत्पत्ति के साधनों पर, उसका हावी होता है। समाजवादी राज्य में राज्य मुखिया होता है और मिश्रित में निजी और राज्य, प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजें होती है। नियंत्रण दोस्तों, पूंजीवाद में निजी नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर का, समाजवाद में राज्य यानी सरकार का, और इसमें दोनों का। ठीक है, आर्थिक प्रेरणा, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से चीजें करी जाती हैं। समाजवादी में दोस्तों सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है और मिश्रित में लाभ और कल्याण दोनों को मिला करके काम किया जाता है। ठीक है, वहीं पर सरकार की भूमिका की अगर बात की तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत कम भूमिका सरकार की रहती है, समाजवाद में बहुत अधिकतम भूमिका सरकार की ही रहती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मध्यम यानी कि एवरेज भूमिका रहती है, जो जरूरत चीजें हैं वही चीजें। तो इस तरीके से तीनों की तुलना आपकी हो गई। उदाहरण के रूप में से अमेरिका पूंजीवाद का उदाहरण है, रूस, चीन समाजवाद के, फ्रांस, जर्मनी और भारत ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम आर्थिक व्यवस्था की समान विशेषताओं को देखते हैं। तीनों अर्थव्यवस्था आपने समझ लिया। आर्थिक व्यवस्था की समान विशेषताएं आप देखिए दोस्तों। यह उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को निर्धारित करती है। क्या करती है आर्थिक व्यवस्था? कि उत्पादन के साधनों पर, उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व है, सरकार का या किसी प्राइवेट कंपनी का या किसी प्राइवेट व्यक्ति का। ठीक है, यह उत्पादन और वितरण के तरीकों को निर्धारित करती है कि उत्पादन कैसे होगा और वितरण कैसे होगा, ये भी अर्थव्यवस्था ही डिसाइड करती है। यह यानी अर्थव्यवस्था जो होती है, आर्थिक व्यवस्था आय और संपत्ति के वितरण को प्रभावित करती है। यह समाज की आर्थिक उन्नति और जीवन स्तर को निर्धारित करती है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को प्रभावित करती है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीजों को समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चीजों को बताने का प्रयास किया। आर्थिक समस्या की अगर बात की दोस्तों तो यहाँ पर आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्या। तो तीनों इकोनॉमी आपने समझ लिया, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां कहां पर, ये भी मैंने आपको बताया। अब हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने मूलभूत आर्थिक समस्या क्या है, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए, उसी की होती है। यानी आर्थिक समस्या क्या होती है, क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, इसकी समस्या होती है तीनों अर्थव्यवस्थाओं के पास, चाहे वह मिश्रित हो, चाहे वह पूंजीवादी हो, चाहे वह समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। क्या उत्पादन करें, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन की जाएं, पहली समस्या। दूसरी समस्या कितना उत्पादन करें, यानी हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और तीसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, किस तकनीक या किन साधनों के द्वारा उत्पादन किया जाए। और चौथा भी होता है किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि
उत्पादित वस्तुएं जो होंगी वो किन किन लोगों के लिए होंगी। ये 4-5 समस्याएं आर्थिक समस्या होती है बेसिकली किसके लिए, उसमें आर्थिक समस्या में मतलब की आर्थिक व्यवस्था में। ठीक है, अब आर्थिक अध्ययन का महत्व क्या है इसको समझते हैं। आर्थिक अध्ययन का महत्व देखिए, यह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करता है आर्थिक अध्ययन। दूसरी बात, यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मार्ग बताता है। इसके अलावा यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता होता है। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई नीति बनानी होती है तो दोस्तों आर्थिक अध्ययन ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा यह व्यक्तियों, फर्मों और सरकारों को निर्णय लेने में सहायता करता है आर्थिक अध्ययन। साथ ही साथ में समाज के आर्थिक विकास और कल्याण में सहायक होता है आर्थिक अध्ययन। ये सब चीजें आपने समझ लिया, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको समझ आई। अब यहाँ पर दुर्लभता आर्थिक समस्या की जड़ होती है। चुनाव के बिना अर्थव्यवस्था में प्रगति संभव नहीं है। मानव की असीमित इच्छाएं और सीमित साधनों का अध्ययन ही आर्थिक अध्ययन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपने अर्थव्यवस्था समझा, जिसमें आपने दोस्तों बहुत सारी चीजें समझी, मिश्रित, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। अब हम दोस्तों यहाँ पर मांग के नियम को थोड़ा सा समझेंगे। हालांकि मांग का नियम यहाँ पर है, मांग का नियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मांग के नियम के बाद में आपका क्या आता है, मांग के निर्धारक आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरक वस्तुएं वगैरह, मांग में परिवर्तन और मांग वक्र पर गति, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे बाजार मांग के बारे में, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे पूर्ति के निर्णय, पूर्ति के नियम, सब कुछ आपको पूर्ति, परिवर्तन, पूर्ति वक्र, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद में तमाम सारे नोट्स हैं आपके ये। ठीक है, और इस नोट्स के बाद में फिर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने नीचे रखे हुए हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मांग वगैरह वाला पोर्शन जो होगा हम अगले वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने इन चीजों को देख लिया। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने इन सभी चैप्टर्स के, सभी यूनिट के 8वीं इकाइयों के नोट्स मिलेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों अगर इतना लिख करके एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस या खुद भी जमा कर सकते हैं आप, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। घर में कोई चलाता हो ऑनलाइन माध्यम, तो 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। वीडियो लेक्चर पुरानी वो भी हमें को मिल जाएगी, और पुरानी पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सेट हमारे पेपर तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ में हैंड रिटन वाले न्यू नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस सेट, तमाम सारे ऑब्जेक्टिव लिखे, सब कुछ मिलेगा। को करिकुलर का, मेजर का, माइनर का, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, अच्छा अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे, ठीक है, तो 1 साल तक आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। 1 साल तक की फीस इकट्ठा जमा करेंगे तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस है। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की जमा करते हैं तो ये आपका पेपर 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर आपका 1 साल तक का हो जाता है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, दोनों सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा करेंगे तो आपका जनवरी में सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी आपको फीस नहीं जमा करना पड़ेगा। 150 रुपए फीस आप जमा कर देंगे तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का कोर्स आपको मिलेगा। पहले फर्स्ट का दिया जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर के बाद में सेकंड की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। इकट्ठा फीस जमा कर दीजिएगा तो 50 रुपए आपके लिए छूट है। बाद में फिर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का भी जमा करेंगे 100 रुपए, फिर बाद में सेकंड का भी 100 रुपए लगेगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा। को करिकुलर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य शामिल होगा, यानी फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। सारी चीज आपको मिलेंगी। 9984 039 139 पर तुरंत एसएमएस करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, चले, या आप कहें तो मैं थोड़ा सा चीजों को और बताने का प्रयास करता हूं। मांग वाला पोर्शन आपको बता ही देता हूं, रहने दीजिए, बाद ही में समझ लेंगे। ठीक है।